So today we are going to do a very interesting chapter, very close to my heart. ठीक है, the fundamental rights. Okay, तो इसको तुम लोग का सीबीएसई में जो चैप्टर का नाम है वो क्या नाम है? तो डिफरेंट नाम है इसका, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, अब तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके. Yes, sir. सो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एक सबसे बड़ा बात क्या होता है कि हम अगर किसी को ये बोले कि आपको हम लोग ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, हमने किसी को प्रॉमिस किया बेनिफिट दे रहे हैं, पर सामने वाला अगर उस बेनिफिट को क्लेम ही नहीं कर पा रहा, तो फिर वैसा बेनिफिट देके फायदा क्या? क्या समझे बात को? है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में टीचर बोल रहा है कि तुम लोग फ्री है सोचने के लिए, ठीक है, तुम लोग फ्री है ये करने के लिए, पर एक्चुअली तुमको वो लोग कुछ करने देता ही नहीं है. तुम्हारा मन कर रहा है हम क्लास के अंदर म्यूजिक बजा लें, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. सो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को कर्व है कि नहीं? टीचर बोलता है तुम लोग को अपना व्यू एक्सप्रेस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन चलो ये बात थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया. क्लास में म्यूजिक बजाएंगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है कि आप दूसरे को परेशान नहीं कर सकते. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्री हूं, ठीक है, और अगर किसी भी तरह मेरी फ्रीडम को कोई रोक रहा है, कर्टेल कर रहा है, तो आई शुड हैव द राइट टू स्पीक अगेंस्ट इट, इजंट इट? अदरवाइज तो फायदा ही क्या है ना? समझ मारा बात को, मिस्टर प्रियांशु? Yes, sir. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द राइट्स एज अ फ्री पर्सन आई हैव, और कोई भी आदमी मेरा राइट्स को रोक नहीं सकता, ठीक है, कर्टेल नहीं कर सकता. अंडरस्टूड? सो a constitution is not only about composition of the various organs of the government and the relation among them. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all person enjoys certain rights. Very important. All persons should have certain rights. Number one. नंबर टू, कि गवर्नमेंट का कितना पावर है, क्योंकि हमारा तो डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the city Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limit on this right. हम लोग का जो पार्ट 3 है हम लोग को बोलता है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनकी क्या लिमिट्स है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो लड़ लेते हैं, पर अपनी लिमिट्स को कभी कभी हम भूल जाते हैं. In the past 50 years, the scope of rights have changed and in some respects expanded. After studying this chapter, you would know. कुछ हमारे राइट्स पहले जो थे उसको और बढ़ गए हैं, हमको कुछ और राइट्स भी मिले हैं. ठीक है. सो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स रजिस्टर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिला है. बहुत इंपॉर्टेंट है सब पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, उनको ये सब समझना बहुत जरूरी है. हाउ आर दीज राइट्स प्रोटेक्टेड? ठीक है, इस राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट, कैसे प्रोटेक्ट करता है? रिट्स तुम लोग पढ़ा था आईसीएसई में ना, याद है? क्लास 10 में तुम लोग रिट्स पढ़ा था, हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, सर्टियोरी, क्यू वारंटो, है ना? ये सारे रिट्स है. नाउ सेकंड, व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जुडिशरी नहीं होगा तो ये राइट्स को कोई हम लोग क्या नाम है, इंटरप्रेट, हम लोग इसको इम्पोज ही नहीं करा पाएंगे. पावरफुल लोग हम लोग को दबा के रखेगा, तो कोर्ट हम लोग को बचा के रख रहा है, जुडिशरी. Now, this is very important. What is the difference between fundamental rights and directive principle of the state policy? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. ठीक है. द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स. अब देखो यहाँ पर दो चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ये केस लॉ से जैसा हुआ था 1982 में, जब हमारे इंडिया में एशियन गेम्स होने वाले थे. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, द गवर्नमेंट एंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स. These contractors employed large number of very poor construction workers from different parts of the country to build flyovers and stadiums. These workers were kept in poor working conditions and were paid less than the minimum wages directed या decided by the government. समझ में आ रहा है? माने लोगों से काम करा लिया, लोगों को बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं दिया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो मिनिमम वेजेस होता है वो भी नहीं दिया. तो तुम लोग का ये क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे फिर लोग काम क्यों कर रहे थे, बताओ? जब उनको वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं था और उनको वेजेस नहीं मिल रहे, तो लोग काम क्यों कर रहे थे, बताओ? एनी रीजन व्हाई द पीपल आर वर्किंग देन? प्रियांशु रीजन? सर मतलब जब कुछ मतलब वेजेस नहीं मिल रहे थे तब क्यों काम कर रहे थे? हाँ, जब मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था काम क्यों कर रहे थे?
क्योंकि उनका मजबूरी था, ठीक है। 1982 में इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशंस खराब था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम लोग बहुत पुअर थे, तो लोगों को लगता था जो काम मिल जाए वो कर लो, ठीक है। इसका फायदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग उठाते थे, ठीक है, क्योंकि लेबर सप्लाई बहुत ह्यूज क्वांटिटी में था। देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर रेडी टू वर्क फॉर यू, ठीक है। और वो लोग किसी भी कीमत पे काम करना चाहते थे, क्योंकि रोटी भी नहीं था खाने के लिए, अंडरस्टूड। तो इसको ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये लोग गरीब गरीब लोगों को ला रहे थे, उनको कुछ भी दे रहे थे, कैसे भी रख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अंडरस्टूड। तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, और उस टाइम उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। उन लोग ये सब चीज के बारे में इंडिया में इतना बात भी नहीं होता था, ठीक है। तो कुछ सोशल साइंटिस्ट तुम्हारे जैसे, प्रियांशु जैसे, सृजन जैसे, दे स्टडीड द पुअर कंडीशन एंड पेटिशन द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कंडीशन पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन लगाई। They argued that employing a person to work for less than minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor। तो बोला अगर सरकार ने ये बोला है कि एक आदमी का सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए, ठीक है, यू कैनॉट हैव अ पर्सन वर्किंग फॉर यू फुल टाइम फॉर लेस देन 10,000 रुपीज। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो उसको हम फोर्स्ड लेबर बोलेंगे, उसको हम स्लेवरी बोलेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो अगर आप लोग ये डाटा आप एक बार चेक कर लेना, 10,000 है कि थोड़ा कम है, ये इसको चेक कर लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। मेरे ख्याल से 10,000 हो गया अभी, थोड़ा साल पहले 6,500 करीब था। आई थिंक राइट नाउ इट इज अराउंड 10,000 रुपीज। तो अगर कोई आदमी आपके पास फुल टाइम काम करता है एंड इफ यू आर पेइंग हिम लेस देन 10,000, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्लेवरी, अंडरस्टूड। आप उसको जबरदस्ती काम करा रहे हैं। तुम देखिएगा बहुत सारे अभी चाय की दुकान में ऐसे बच्चे हैं, पहले तो बच्चों से काम ही नहीं कराना चाहिए, पर वो लोग भी बेचारे कुछ है नहीं करने के लिए, तो उनको बच्चों को क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो लोग 4,000, 3,000, 2,000 में काम करेंगे, खाने का मतलब हम तुमको खाना देंगे, हम तुमको बढ़िया से पेट भरते। बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में ऐसे, जो बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा था, वो कुछ भी करने को रेडी हो जाए। लेकिन कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर आप किसी को मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, ठीक है, इट इज अ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The court accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wage for their work। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आया और उसने कॉन्ट्रैक्टर लोग को बोला कि नहीं, यू हैव टू पे देम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। सो ये अच्छी बात है ना। तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो तुम लोग को ये पढ़ना है, बच्चे लोग को बताना है, सबको सबको समझाना है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो सुन के दुख भी होता है, ठीक है। मशाल लालूंग, ठीक है, लालूंग बोलते हैं इनको। ही वॉज 23, जब ये 23 साल के थे जब इनको अरेस्ट किया गया। ही वॉज अरेस्टेड व्हेन ही वॉज 23, ठीक है। अ रेसिडेंट ऑफ चुबरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम, मशाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। इनके ऊपर चार्ज था कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, उनको इंजरीज दी है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, ठीक है। बाद में पता लगा ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल, माने ये थोड़े मेंटली अनस्टेबल थे, माने समझ में ना, ही वॉज लिटिल क्रेजी। तो हो सकता है इन्होंने जब किसी को मारा तो वो फिट में मार दिया, ठीक है, क्रेजी फिट में मार दिया उन्होंने, जबरदस्ती नहीं। ही वॉज मे बी उनका इंटेंशन नहीं था, बट बिकॉज दिस वॉज अ पर्सन ऑफ मेंटली अनसाउंड माइंड, तो उन्होंने कुछ ग्रीवियस कांड कर दी, ठीक है। तो इनको क्या किया, ही वॉज सेंट अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। यस प्रियांशु बोलो। सर मतलब जब कोई इंसान मतलब कोई क्राइम करता है पर हम्म। बाद में पता चलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। गुड क्वेश्चन। तो तुम क्या मार के किसी को पागल बनना चाहते नहीं जैसे हो? देखो इसके अंदर बहुत सारे माने बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है। सबसे पहले तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि सही में ये मेंटली अनस्टेबल है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये। उसके बाद और भी क्राइटेरिया होता है कि कहीं वो उसको फेक तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो भी देखा जाता है, ठीक है। थर्डली देखा जाता है कि सही में वो मेंटली अनस्टेबल है। यस रीजन। सर आप बोले जिसके बाद में आपका क्वेश्चन आप तो बोले नहीं नहीं बोलो, कोई बात नहीं, अभी तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है ना। हाँ हाँ सर। बोलो। सर अगर कोई किसी का मर्डर कर दे इसके बाद पता चले कि वो मर्डर इसलिए किया था क्योंकि जो विक्टिम है वो उसको मारने वाला था, मतलब वो अपने आप को वो डिफेंड तो कर सके। सेल्फ डिफेंस हो गया, उसमें कुछ नहीं होता है। वो तो आप हम लोग पढ़े थे ना उसको, हार्म, तो क्या नाम है, हार्म अगर आपको कोई कर रहा है देन यू कैन किल अ पर्सन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आदमी, फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर में हो, आपके घर में 4-5 रॉबर घुस गए, दे हैव अ नाइफ एंड एवरीथिंग, ठीक है, और तुमको ऐसा लग रहा है, इंटिमिडेट हो रहे हो तुमको लग रहा है दे कैन किल यू फॉर मनी, देन यू हैव ऑल द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर।
यहाँ पे तो आपका कोई क्राइम ही नहीं है, यहाँ तो यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तो माने हार्म कॉज है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि somebody is trying to kill you, आपको गन तो सीख लेती है था ना, यू कैन हैव अ लाइसेंस रिवॉल्वर, यू नो दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइक यू आपके जान को खतरा है या अटेम्प्ट हुआ है आपके ऊपर में, तो आपको गवर्नमेंट रिवॉल्वर देता है, यू कैन कीप एन रिवॉल्वर, यू कैन हैव अ लाइसेंस गन, पर आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अटैक कर रहा है, इन सेल्फ डिफेंस यू कैन किल अ पर्सन, ठीक है, तो ये हो सकता है। यस प्रियांशु बोलो। अब इन लोगों को पता नहीं, देखो ये सर एक बच्चा लोगों को क्वेश्चन कितना था। दिमाग ओवर टाइम चल रहा है। एक तो मर्डर का क्या बात है, क्या देखो दिमाग में वो ऐसे ऐसे मर्डर वैसे मर्डर ये मर्डर वो मर्डर, बॉयज विल बी बॉयज। हाँ हाँ, टेल मी प्रियांशु। सर एक फायर आर्म्स को लेकर क्वेश्चन था, आपने बोला ना मतलब हम्म सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक रखना चाहिए। हम्म सर एक क्वेश्चन है कि मतलब इंडिया में मतलब गन्स रखना हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है हम्म। सर, बट यूएसए में हाँ उतना मतलब कोई मतलब उसका बहुत मतलब मैं का न्यूज देख रहा था, मतलब हाँ कैसे एक लड़का ने एक मतलब स्कूल में जाकर सबको मार दिया, हाँ मतलब हाँ। ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स को मारा था। तो सर मतलब यूएसए में जस्ट फायर आर्म्स ऐसे घूमने मतलब एक टॉफी की तरह लोग घूमते हैं पॉकेट हम्म में लेके। हम्म। तो सर ये क्यों होता है? इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसका एक इसका एक बहुत और अच्छा सर इतना क्राइम होने के बाद भी यूएसए में फिर भी लोग मतलब जस्ट गवर्नमेंट उसको इतना सीरियसली नहीं लेता। तो मैं तुमको इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका एक तुम लोग को प्राउड फील होगा ये आंसर सुन के, ठीक है। इंडिया और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इंडिया हमेशा से एक सिविलाइज्ड कंट्री था, समझ में आ रहा बात को। इंडिया जो कंट्री है, हमारी खुद की कंट्री ओरिजिन थी, हमारी ओरिजिनल कंट्री है। हम लोग इंडिया के नेटिव पीपल है, हम लोग का देश है ये, समझ में आ रहा बात। हम लोग यहाँ पर शुरू से थे। हड़प्पा कल्चर देख लो, 5,000 साल पहले से हम लोग की कंट्री है। माने ये हम लोग ग्रास रूट है, हम इसके ग्रास है, हम रूट से हैं यहाँ पर, अंडरस्टूड। हम लोग के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ। हम लोग का बाहर से लोग आके अटैक किए, अंग्रेज आए हमारे ऊपर में, मुगल्स आए हमारे ऊपर में, बहुत सारे लोग बाहर से आए, हम पे कब्जा करने की कोशिश किया, किया भी हम पे कब्जा। बट नेटिवली वी आर इंडियंस, ये सारी जगह हमारी है, अंडरस्टूड। तो हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो हम लोग को आपस में लड़ाई नहीं है, ठीक है को। प्रियांशु हैज नो प्रॉब्लम विद रीजन, बिकॉज प्रियांशु इज ऑल्सो एन इंडियन, रीजन इज ऑल्सो एन इंडियन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट रिलीजन यू आर, ठीक है। अगर इंडिया का कोई मुस्लिम है तो वो भी इंडियन ही है ना, ओरिजिन तो इंडियन ही है, ठीक है। कोई हिंदू है तो ओरिजिन तो हिंदू ही है। किसी ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया पर ओरिजिनल तो हिंदू ही है, वो इंडियन ही है। अगर कोई सिख ने कोई रिलीजन, कोई आप रिलीजन कोई भी अडॉप्ट कर लो, बट हम लोग यहाँ के ग्रास रूट्स है, ठीक है। हमारे यहाँ पर वी आर इंडियंस, अंडरस्टूड। अमेरिका का कहानी क्या पता है? अमेरिका के लोग नेटिव नहीं है। अमेरिका एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, इन्होंने आके इसको कॉलोनाइज किया ना। सबसे पहले तुमको पता होगा ब्रिटिशर्स लोग आए, वो लोग इसके ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में सेटलमेंट हुआ उनका, जिसमें ये उनका नॉर्दर्न साइड था और ये उनका सदर्न साइड था। सर फ्रेंच भी, फ्रेंच भी, ठीक है। फ्रेंच उसके बाद स्पेनिश। तुमको पता है अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था यहाँ पे ना, नॉर्दर्न साइड और सदर्न में सिविल वॉर भी हुआ था। तो ये अमेरिकन क्या कर रहे थे, अमेरिकन क्या कर रहे थे, ये जो नेटिव एरिया है ना इसको कैप्चर कर रहे थे। माने ये जो ट्राइबल एरिया है, तुमने पढ़ा था ना वो चीफ सियाटल स्पीच, ठीक है। तो उन्होंने ये सब एरिया को कैप्चर किया है। तो ये अमेरिकन का नेटिव घर नहीं है, ये इनका ओरिजिनल घर नहीं है, ये घर किसी और का है, समझ में आ रहा है। इस घर में ये अमेरिकन घुस रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको डर लगेगा ना इनसे। ये लोग तो कभी भी इनको मार देंगे, समझ में आ रहा बात को। आज भी जो ब्लैक एंड व्हाइट का झमेला है अमेरिका में क्यों है? व्हाइट्स आर नॉट अमेरिकन, अंडरस्टूड। ये हमसे बहुत नीची जात है, हम हमारा देश में रहते हैं, हम किसी और की कंट्री को कब्जा करके अमेरिका अमेरिका नहीं चला रहे, समझ में ना। ये हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है, हमारे परदादा 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 परदा हम लोग सब यहीं के हैं, अंडरस्टूड, ये राइट या रॉन्ग। तो हम लोग को आपस में किसी से डर नहीं है ठीक है। हम लोग को किसी से डर नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि वो हमारा ही भाई है सर मेरा पता। लेकिन रॉन्ग नैरेटिव गलत जा रहा है यहाँ पे, नैरेटिव हम लोग को भिड़ाने का कुछ, लड़ाने का कुछ, वो नैरेटिव गलत है। बट ये हमारा घर है भाई, हम यहाँ पैदा हुए हैं। अमेरिकन का वो घर नहीं है, वो लोग ने किसी को कब्जा किया हुआ है। तो वो जिसको कब्जा किया वो कभी ना कभी तो गुस्सा में आएगा भाई, तुम किसी घर में रहेगा तो। नाउ दे आर गिविंग देम दिस नैरेटिव कि आप अमेरिकन हो, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में फ्रीडम है, वी ऑल आर अमेरिकन। इन्होंने इनको पूरा, एक तो इनका जगह कैप्चर कर लिया, और फिर ये इनको बोल रहे हैं कि आप अपना ओरिजिन भी भूल जाओ। एंड दीज स्टूपिड पीपल आर डूइंग दैट आल्सो, ठीक है। ये लोग ये अपना ओरिजिन भी भूल जा रहे हैं, ये इनको पता भी नहीं है कि हम कौन है। अंडर ऑल दिस ट्राइबल पीपल आर नॉट कन्वर्टेड इनटू बीइंग अमेरिकन।
तो ये लोग सब सूडो अमेरिकन है, दे आर नॉट ओरिजिनल अमेरिकन. वी ऑल आर ओरिजिनल इंडियंस. अंडरस्टूड? सो वी डोंट नीड गन्स टू किल आवर ब्रदर्स. ठीक है, हमारा कोई इंडियन तकलीफ में होगा ना, हम खड़े हो जाएंगे उसको मदद करने के लिए. अंडरस्टूड? हम लोग को मदद करने के लिए कोई मॉरल साइंस पढ़ाने का चैप्टर नहीं है. अंडरस्टूड? इनको मॉरल साइंस पढ़ाना पड़ता है, हमारे यहाँ मॉरल साइंस कोई चैप्टर नहीं है. सो वी डोंट नीड गन्स. समझ में आ रहा प्रियांशु? बट दे नीड गन्स, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग है उनको कि ये लोग कभी भी मार देंगे. तो इनको बचने, तुमको पता है ये अमेरिकन जो व्हाइट अमेरिकन उनको इजिली मिल जाता है आम लाइफ, बट ब्लैक अमेरिकन को थोड़ा मुश्किल से मिलता है. ठीक है, गॉट द आंसर? यस सर. तो तुम कहाँ रहना चाहेगा, इंडिया में कि अमेरिका में? ऑफ कोर्स इंडिया. अरे ये हमारा देश है भाई, ये हमारी सिविलाइजेशन है. वो तो ब्रिटिश ने आके हमारी हिस्ट्री खराब कर दी, उन्होंने पूरी दुनिया को उल्टा सीधा बक दिया हमारे बारे में. वरना ब्रिटिशर्स आर नोबडी इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर एब्सोल्युटली जीरो. हमारा नहीं जो ना. हमारी जो नाउ संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इट इज लाइक वी हैव अ बहुत प्रीवियस कल्चर है हमारा. हमारा बहुत सारा लिटरेचर इधर उधर हो गया, वो हम लोग को रिस्टोर करना चाहिए. वंस यू रिस्टोर द लिटरेचर, हम लोग का बहुत ब्राइट वो है. अंडरस्टूड? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे मशाल लालू, ये लालूम की, जो 23 साल के थे, एंड ही वाज अ लिटिल अनस्टेबल गाय. ठीक है, तो इनको इतने अनस्टेबल थे कि ये कोर्ट में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, मैंने ट्रायल में भी ही वाज नॉट वेरी नॉर्मल. नॉर्मल आदमी नहीं था ये. ठीक है, तो ही वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज. फिर उनका इलाज हुआ. ठीक है, ही वाज टेकन टू व्हाट यू से मेडिकल कैंप्स एंड ऑल हॉस्पिटल्स. उनका वहां पर उन्होंने बेन का इलाज किया 1967 में, और 1996 में 2 बार डॉक्टर्स लोग ने बोला कि मशाल एक्चुअली इज रेडी फॉर अ ट्रायल. तुमको बात, एक बात और मालूम है तुमको, बहुत गंदा चीज क्या होता है लॉ में, कि वंस यू गो इनटू अ जुडिशियल कस्टडी, आप एक बार जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हो ना, उसके बाद जब आपको कोर्ट आपका केस सुनता है, और वो कोर्ट आपको कोई क्या नाम है सजा देता है, पनिशमेंट देता है वो आपको. ठीक है, तो वो तब से आपका पनिशमेंट स्टार्ट होता है. क्या समझे बात को? माने जब कोर्ट ये बोल देगा कि सपोज कर लो, कोर्ट ये बोल देगा कि आपको 14 ईयर्स का हम आपको प्रिजनमेंट देते हैं, तो जिस दिन आपको ये कोर्ट सुनाएगा सजा, ठीक है, उस दिन एक्चुअली उस दिन से आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप 14 ईयर्स रहेंगे. अब मान लो 14 ईयर से पहले आप ऑलरेडी 6 साल से कोर्ट में ही हो. ठीक है, 6 साल से आप जेल में ही हो, पर आपका केस ही नहीं आया, तो आपको अभी सजा मिला ही नहीं, आप बिना सजा के जेल में रह रहे हो. अंडरस्टूड? और आपके जो बेल पिटीशन है ना, वो भी नहीं आया, तो आपको अभी बेल भी नहीं मिली है, और आपको सजा भी नहीं मिली है. बट यू आर, लेकिन आप क्राइम के लिए पकड़े गए हो. समझ में आ रहा है? तो अभी तो आपका सजा चालू भी नहीं हुआ, एंड यू आर इन द जेल. ये कितना गंदा सिचुएशन है, सोच के देखो. अगर मान लो हमको सजा हो जाए, तब तो मेरा डेज काउंट चालू हो जाएगा ना, मेरा काउंटिंग चालू हो जाएगा कितना दिन हम जेल में है. यहाँ तो हमको सजा हुआ ही नहीं, और हम जेल में ही हैं, हमको पता ही नहीं मेरे को कितना साल का सजा होगा. समझ में आ रहा बात को? तो इनके संग भी यही हुआ 1967 में. हॉस्पिटल में वाला ने बोला भैया आप इनको ट्रायल में ले लो, ठीक है, और आप इनको जो भी सजा है दे दो. हो सकता है इसने तो ऑलरेडी अपनी सजा काट ही ली है. है कि नहीं? माने जितना इसको सजा मिलेगा उससे ज्यादा तो ऑलरेडी जेल में है, तो उसका सजा माफ हो जाता है उतना. मान लो कि ही इज इन द जेल फॉर 26 ईयर्स नाउ, और उसको सजा मिला 14 ईयर्स का, तो ऑलरेडी इन द जेल फॉर 12 more years. तो उसको इमीडिएटली बेल मिलकर छोड़ देना चाहिए ना, उसका सजा तो हो गया पूरा. पर जब तक आप उसको सजा ही नहीं दे रहे, वो तो वहीं खड़ा हुआ बेचारा. ठीक है, फिर 1996 में भी डॉक्टर्स ने बोला कि ही इज रेडी टू फॉर अ ट्रायल, आप इसको ट्रायल तो करो. लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी में ही था बेचारा. ठीक है, मिशेल लालूम was released in July 2005 when he was 77 years old. माने 23 साल का उम्र में उसको पुलिस ने अंदर लिया, और 77 ईयर्स के बाद उसको जेल से छोड़ा. उसका तो जिंदगी बर्बाद कर दिया है लोग. 54 ईयर्स ही वाज इन द प्रिजन. क्या सोच सकता है तुम लोग? व्हाई? बिकॉज उसका केस ही नहीं आया. यस, बोलो प्रियांशु. सर अगर ऐसा केस होता है, अगर उसके बाद अगर विक्टिम को पता चले विक्टिम इज नॉट द मतलब नॉट गिल्टी, तो उसके बाद कैसा उसको कुछ मतलब कंपेंसेशन नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट बोलेगा आई एम सो सॉरी सर, हम लोग से गलती हो गया, माफ कर दीजिए, आप कन्विक्ट सर जो नहीं है. उसका उसका जो 55 ईयर्स जो वेस्ट हो गया सर, उसका फिर क्या? उसका कुछ नहीं, वो जो जेल में काम कर रहा है उसका पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है जेल वाला लोग उसका कुछ कंपनसेशन दे भी, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट प्रोपोर्शनेट भी नहीं है. आप भैया, आप आपके माने एक ह्यूमन लाइफ इज वन लाइफ ना, एक बार हम जीते हैं, और वो पूरा लाइफ वो आदमी जेल में काट दिया. यू हैव माने आप इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, कौन कौन उसका माने, उसका तो बेचारे का फैमिली हुआ भी नहीं होगा ना, उसका मैरिड लाइफ नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे,
आपने तो उससे सब कुछ छीन लिया, हाउ कैन यू कंपनसेट दिस? दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंपनसेट, अंडरस्टूड? तो इसके साथ इतना ये गलत काम हुआ, ठीक है। He spent 54 years under custody during which his case never came up for hearing. माने उनका केस ही नहीं आया, क्योंकि इंडिया में इतने सारे केस हैं और उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना गया उसके केस को, तो इंडिया के पास दूसरा केस था, इसका केस ही नहीं आया। He was finally freed when a team appointed by National Human Rights Commission intervened after an inspection of the under trials in the state. और जानता है ऐसा एक अंडर ट्रायल नहीं है, इनको अंडर ट्रायल्स बोलते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं और उनका अभी तक केस ही नहीं आ रहा और वो बेचारे अंदर ही फंसे पड़े हैं, उनको अभी तक सजा भी नहीं हुआ है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जितना सजा होना चाहिए उससे ज्यादा टाइम से जेल में है। माने अगर उनको सजा मिल जाता तो रिलीज भी हो जाते वो लोग अपने, ठीक है। तो ये तो भैया फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही है कि आप बोलते हो हम आजाद है, इंडिया में हम आजाद है, हमको फ्रीडम है, पर एक आदमी को आप अंदर जेल में डाल के रखे हो, तो अब ये कैसे निकलेगा? तो आपको फंडामेंटल राइट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। Mashal's entire life was wasted because of a proper trial against him never took place. Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. This means that every citizen must have the right to fair and speedy trial. ठीक है। Mashal's case shows what happens when rights granted by the constitution are not available in practice. तो तुम सोचो, आज हम इंडिया में इतना चिल्ला चिल्ला के इतना, हम इंडिया में बहुत सारी जगह हम लोग को फंडामेंटल राइट्स है भी, ठीक है। वी आर लिविंग इन वेरी गुड टाइम्स, आई एम टेलिंग यू। कुछ गलती अभी भी हो रही है, हम लोग उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू शुड बी ब्लेस्ड कि यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड टाइम, ओके। In the case of first tense, also there was a violation of rights provided in the constitution, but it was challenged in the court. As a result, workers could get what was due to them in the form of their rightful wages. The constitution guaranteed the right against exploitation, ensure justice to this workers. समझ में आ रहा बात को? तो पहले वाले केस में क्या था, ऑलरेडी एक मशीनरी थी वहां पर जिसके अगेंस्ट में आप काम कर सकते थे। सेकंड वाले केस में तो कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। आप कैसे छूटोगे? इसके अगेंस्ट में कोई आप केस, इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट के ऊपर कोई पिटिशन भी फाइल नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव नथिंग, ठीक है। सर मेरा बात, तो ये कितना ग्रेव सिचुएशन है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं है, कोर्ट का भी गलती नहीं है, कोर्ट्स कम है, जजेस कम है, केसेस इतने सारे हैं, ठीक है। हर रोज कोई ना कोई केस चल रहा है और मे बी इनके घर वाले उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे या उनके अंदर इतना पैसा नहीं होगा कि वो लोग कोर्ट में बेल दे सके, बेल के लिए पैसा नहीं हो उनके पास, इसी के लिए बेचारा अंदर फंसा रहा हो, ठीक है। चलो बिल्स ऑफ राइट थोड़ा रीड करो, कौन रीड करेगा इसको? प्रियांशु रीड करो। Bills of Rights. Both these examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in more democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called a Bill of Rights. देखो बहुत A इंपॉर्टेंट bill है, of एक सेकेंड, ये बिल्स ऑफ राइट्स का मतलब क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर इंडिविजुअल को ये मालूम होना चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। अगर हमको मेरा फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मालूम तो हम लड़ेंगे कैसे उसके लिए? और ये आपको मालूम पड़ सकता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, उसने एक अलग ही सेक्शन बनाया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, अगर ये जानना चाहते हैं, इसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं एंड यू विल बी अ मोस्ट नॉलेजेबल सिटीजन। आप अपने आप को भी हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे राइट्स है, जैसे पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, ठीक है। लेडीज पुलिस, आप लेडीज को अरेस्ट कर सकती है। आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तब आपके क्या राइट्स हैं, जब तक हम लोग के ऊपर पड़ता नहीं है ना, हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं, ठीक है। पर ऑल द सिटीजन, इसको तो अलग से पढ़ाना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स है, ठीक है, और हमारी क्या ड्यूटीज है। बाद में ये भी आएगा, हमारी राइट्स और हमारी ड्यूटीज, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। इलेक्शन में हमको वोट देना हमारा राइट है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कैसे होना चाहिए, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। एंड ऑल दीज आर एक्चुअली रिटेन इन अ स्पेसिफिक प्लेस, जहां पर जाके आप उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां से रीड करो प्रियांशु, अ बिल ऑफ राइट्स। A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the rights of the individual, ensures a remedy in case there is a violation of these rights. हाँ, तो बिल्स ऑफ From whom? राइट्स अगर आपको पता है
तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट पे काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी इस राइट से बंधी हुई है, ठीक है। यस प्रियांशु। From whom does the Constitution protect the rights of the individual? The rights of a person may be threatened by another person or private organization. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So, it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government, the legislative, executive, bureaucracy, or even the judiciary, in the course of their functioning, may violate the rights of the person. हाँ, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा पर्सन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे संग कुछ ऐसा व्यवहार करे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। जैसे तुम देखा होगा थोड़ा दिन पहले, आज से करीब 10-12 साल पहले, जब क्रेडिट कार्ड्स नया नया आया था, ठीक है, जब क्रेडिट कार्ड्स नया नया आया था तो लोगों ने ले लिया क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। अब तुमको पता है क्रेडिट कार्ड जनरली दे यार, लाइक आप जब आपके पास पैसा होता है आप खर्च भी कर देते हो, यू बाय समथिंग, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर डिफॉल्ट होता है और ये लोग ऐसे आपको जाल में फंसाते हैं ना। इनका चक्कर क्या होता है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट हो गया तो पहले तो ये आप लोग डिफॉल्ट का पैसा काटते हैं, माने डिफॉल्ट हो गया उसका पैसा काटते हैं, फिर ये उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं विच इज हैवी इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये करते करते अगर आपने 1,000 रुपए का सामान किया है और आपका डिफॉल्ट हो जाता तो ये ऑलमोस्ट उसका 5 टाइम 6 टाइम चला जाता, ठीक है। उसके बाद जो आदमी 1,000 रुपया नहीं दे पा रहा वो 5,000 रुपया कैसे देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड वाले फिर उसके घर में फोन करते थे, उसको तंग करते थे, बहुत बार तो उसको थ्रेटनिंग देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे तो जान पहचान में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एक तो फ्रेंड था, उसको उसका क्रेडिट कार्ड का कोई इश्यू था तो इन्होंने उसको बुलाया अपने ऑफिस में बात करने के लिए, ठीक है। तो उसको ये लोग ऑफिस में बुलाया बात करने के लिए, तो वो गया बेचारा ऑफिस में, तो उसको वहीं बैठा लिया, बैठा के बोलता अब तुमको जाने नहीं देंगे, तुम पैसा दो नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। तो वो लड़के ने जैसे तैसे, उसने मुझे अच्छे से याद है, उसने मेरे को फोन किया रोते हुए कि मयंक मेरे को बचा, मेरे को ये लोग पकड़ लिया है, आई डोंट नो ये लोग मेरे संग क्या करेगा। तो जब उसने मेरे को फोन किया, और ये मैं तो ट्रू इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से फिर अपने 4-5 दोस्तों को लेकर गया, हम लोग की पूरी टीम लेकर गए, हम लोग ऊपर गए और वहां पे उस आदमी का हालत देखा, इतना बुरा हालत है, रो रहा था वो। मैंने दैट गाय वाज ओल्डर देन मी, मुझसे 5-6 साल बड़ा था और वो रो रहा था, उसको इन्होंने इतना टॉर्चर किया। फिर मैं घुस के फिर हम लोग ने पूरा एकदम से, फिर हम लोगों ने उसको बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है, और तूने उसको हाथ कैसे लगाया। तो मैंने बहुत उसकी मैंने बैंड बजाया अच्छे से, लेटर वेटर लिख के पूरा ऊपर नीचे कर दिया उसको मैंने वहां से। और फिर बाद में क्या हुआ, 15 दिन के अंदर पूरा वो जीरो हो गया बैलेंस। मैंने पूरा, उन्होंने खुद माफी मांगा चला के, बैंड बजा दी मैंने उसको जाके, आदमी आदमी लेकर गया, मैंने रुक अभी तेरे को बताता हूँ पढ़ाई का पावर क्या होता है। वहीं बैठ के लेटर लिखा, वहीं से लेटर लेके उसको ऑपरेट किया वहीं पे, और उसकी जो हालत मैंने खराब की ना वो कल सारी जिंदगी याद रखेगा। और मेरे को तो उस आदमी का चेहरा याद है जिसने उस मेरे भाई को हाथ लगा दिया था। मैंने वो जो बड़ा लड़का और भाई बोलता हूँ मैं उसको, उसने हाथ लगा दिया था उसको, उसकी तो मैंने ऐसी हालत कर दी थी, वो ऐसे से कहां पर था मेरे सामने, ऐसे लिटरली कहां पर था, सर छोड़ दीजिए सर, बोला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ तो मैं तेरे को ऐसा दूंगा अभी कि तू छूट ही जाएगा अभी। अब मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू अब मेरे लपेटे में आया बेटा, रुक अभी तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या होता है। मेरे को इतना इतना मेरे को गुस्सा आया उसके ऊपर में, और मेरे को वो सीन अभी तक याद है पूरा। आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, लेकिन अगर आपको अपना राइट्स मालूम है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पेन इज माइटियर देन सोर्ड। मैंने उनके एरिया में घुस के उनके उनके ऑफिस में जाकर मैंने उनकी बैंड बजाई, सोच। उसमें मैं ऑब्वियसली आई हैड बैकअप आल्सो, बैकअप भी लेके गया था मैं, आई एम नॉट अ फूल कि मैं जाके मेरे को पकड़ के रख लेगा वो, ठीक है। बैंड बजा दी मैंने उन लोगों की पूरी, लेटर लिखा वहीं से और पूरा थाना पुलिस सब कर दिया मैंने। जो हालत हुआ ना उसका पूरा ऊपर तक एकदम मिल गया। 15 दिन के अंदर मेरे उसका जो फ्रेंड है उसका लेटर आया कि हम लोग को माफ कर दीजिए और आपका जितना भी लोन है हम लोग वेव कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे वेव नहीं कराना था, हम लोग जो उसका था वो देते पैसा उसको, बट ये सब होता था। फिर बाद में जानता क्या हुआ, आजकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया उसके ऊपर में, आजकल आप ऐसे कर नहीं सकते, द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली ब्रॉट अप द लॉज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, अंडरस्टूड, कि आपको कोई भी आदमी ऐसा कर लेगा गलत है, अंडरस्टूड। तो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया, द पॉइंट इज वी शुड नो द लॉ, अंडरस्टूड। चलो, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियांशु रीड। During our fundamental struggle, the leaders of the fundamental movement अरे had फ्रीडम है realized भाई, फंडामेंटल नहीं है, ठीक से पढ़ ले। सर फ्रीडम ही पड़ा है। फंडामेंटल बोल रहा है तू, ड्यूरिंग अ फंडामेंटल स्ट्रगल द फंडामेंटल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। नहीं सर, आई थिंक माइक कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा माइक का प्रॉब्लम, वाह ये सही बोला लड़का। चलो रीड करो।
During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect rights of the people. Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there was no टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हम लोग एक गुलामी के जगह से आए थे, ठीक है। हम लोग वी वेर एक्चुअली द ब्रिटिशर्स हैड मेड अस देयर स्लेव्स, ओके। तो हम लोग को पता है कि क्या प्रॉब्लम होता है जब आपको राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। वी हैव सफर्ड इट, हम लोग का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था ऑफ द सफरिंग्स। तो हम लोग के जो पॉलिटिकल जो हम लोग के गुरुज थे और जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिएटर्स थे, उनको पता था कि हमारे संग अंग्रेज क्या क्या गलत करते थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनको क्लियर था कि ये हम आगे वाले आने वाली जनरेशन के संग कभी नहीं करेंगे। सो देयर वाज अ क्लियर क्लियर कॉन्शियस कि हमारे संग जो हुआ वो हम अपने आगे वाली पीढ़ी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन हाइट साइड हम लोग के संग जितना गलत हुआ ना, उन लोग ने उस गलत को इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। समझ में आ गया? दैट इज वाई वी डोंट नीड गन्स, प्रियांशु। वी डोंट नीड गन्स, व्हाई? बिकॉज जो हमारे क्रिएटर है ना, वो हमारे अच्छे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना हुआ नहीं है, अंडरस्टूड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पिताजी लोग ने बनाया है, और पिताजी और माताजी तो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचेंगे ना। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएटर्स है ना, दे आर लाइक आवर ओन पीपल, तो उन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो वी डोंट नीड गन्स, वी डोंट नीड टू फाइट। वी आर नॉट अमेरिकन, वी डोंट नीड टू बी अमेरिकन। चलो चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन। the constitution listed the rights that would be special protected and called the fundamental rights. हाँ, तो फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये हमारा राइट्स है और ये स्पेशली प्रोटेक्टेड है और इसका कोई बुरा कभी नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। चलो, The word fundamental suggests that these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. The fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. हाँ, तो इतना हम लोग ने इसको इंपॉर्टेंस दिया है कि गवर्नमेंट भी इसको वायलेट नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट पावर पे होगी वो फंडामेंटल राइट्स को क्या ना वायलेट नहीं कर सकती। समझ में आ रहा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया शुड नो देयर फंडामेंटल राइट्स, अंडरस्टूड। चलो, Fundamental rights are different from other rights available to us, while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law. Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of making law, but a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself. इसका फॉर Besides this, एग्जांपल जैसे ऑर्डिनरी राइट्स का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल कि हम लोग जब कोई परचेज करते हैं तो हम लोग को सेल टैक्स देना होता है, ठीक है। और सेल टैक्स का जो रेट है वो हम लोग का गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि ये जीएसटी आपको पेमेंट करना है। सो वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग यू नीड टू पे द जीएसटी। और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जीएसटी को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो ये ऑर्डिनरी राइट्स है, ये आपका हो सकता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इतना ऑर्डिनरी नहीं है, इतना ऑर्डिनरी को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे कुछ राइट्स है जिसको कोई भी जल्दी से क्या नाम है डायलेक्ट नहीं कर सकता। वी हैव टू एक्चुअली उसके ऊपर पावर होता है, ठीक है। चलो, besides this, no organ of the government can act in a manner that violates them. As we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the गवर्नमेंट government. Executive as well as legislature actions कैन बी can be डिक्लेयर defined can be declared illegal by the judiciary if this violates the fundamental rights. or restrict them in an unreasonable manner, ठीक है। However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put a reasonable restriction on the exercise of our fundamental rights. अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड का टाइम पे जब सरकार ने हम लोग को बोला कि आपको घरों के अंदर रहना है, तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं दिस इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और आपको कोई घर के अंदर रख नहीं सकता, हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमको अंदर रखा गया था वो हमारे लिए जरूरी था, और खाली हमारे लिए जरूरी नहीं था, वो दूसरे लोगों के लिए भी जरूरी था। बिकॉज इफ यू आर हैविंग कोविड, तो अगर आप बाहर निकलोगे तो आप खतरे हो सामने वाले आदमी के लिए, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम हमारे पास कोई मशीनरी नहीं था कि हम उसको डिटेक्ट कर सके, हमारे पास कोई मशीनरी था कि हम उसको रोक सके। तो सबसे बेस्ट क्या था, आपको घर में रखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है।
तो इसी के लिए यहाँ पर बोला गया कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट। कभी कभी सरकार चाहेगी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट भी कर सकती है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है और ये फंडामेंटल राइट्स हमको मिलने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकता है और आपको आपको थोड़ा सा उसका बेनिफिट दे सकता है। समझ में आ रहा बात को? तो ये समझना पड़ेगा कि हर चीज तो माने हम लोग के पास बहुत अच्छा पावर है, बट स्टिल उसका भी अपना लिमिटेशन है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस वीडियो शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस एंड अपने मन में रख ले, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी। चलो रीड करो। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। रीड। Considering the following two situations, there are imaginary situations, but similarly things do happen and can happen. Do you think they involve violation of fundamental rights? ये केस लॉज है, Swadesh Kumar, इसको पढ़ो समझो। चलो मैं रीड करता हूँ, इसको पढ़ो और समझो फिर आंसर करना, ठीक है? स्वदेश कुमार एक तो एग्जांपल है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज, वो अपने विलेज जा रहा है, ठीक है? ही इज अकम्पनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक दोस्त भी है। दे डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी एट अ विलेज रोड साइड होटल। द शॉपकीपर न्यू स्वदेश कुमार बट आस्क्ड द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू नो हिज कास्ट। After this, the shopkeeper served tea to Swadesh Kumar in a nice mug, while his friend was given tea in an earthen cup because he was a Dalit. ठीक है? Now this is a question of fundamental right. ठीक है? An order is served to 4 news readers of a television channel that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reason given is that they are above the age of 45. 2 male news readers above the same age are not barred from presenting the news. Okay. Now the question. देखो ये तुम लोग का शॉर्टकट में सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको तो स्क्रीनशॉट लेकर अलग से या प्रिंट आउट निकाल के अपने कमरे में भी लगा लीजिए, ठीक है? पुट इट इन योर रूम सो दैट यू कैन लर्न देम, ठीक है? दीज आर एग्जांपल ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये तो एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेशन का। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड अनदर इट इज बेस्ड ऑन जेंडर। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? क्या लगता है, ये ऐसा होना चाहिए? सृजन, वेयर आर यू? आई नहीं कांट सर, सी यू। Sir, I'm here only. I switched off my video due to some network issues. तुम लोग का हर वक्त ये नेट का इश्यू रहता है। चलो ठीक है, कोई बात। कंप्यूटर में प्रॉब्लम है सर। The right to equality tries to do away with such and other discrimination. तो right of equality का काम क्या है? अगर आपके संग कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो right to equality जो है वो उसको आंसर करता है, ठीक है? It provides for equal access to public places like shops, hotels, place of entertainment, wells, bathing ghats, and place of worship. There cannot be any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. This right is very important because our society did not practice equal access in the past. पहले हम लोग के जमाने में ये सब होता था, औरतों के पास उतनी आजादी नहीं थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। हमारे बहुत सारे से दलित जिनको हम लोग बोलते हैं, उन लोग के संग बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, वेल्थ शेयर नहीं किया जाता, तो ये हमारे संग होता था। इसको रोकने के लिए ये फंडामेंटल राइट बनाया गया है। The practice of untouchability is one of the crudest manifestation of inequality जो हमारे इंडिया में होता था। I'm very sorry to say that this has been abolished under right of equality. The same right also provides